अब आगे देखते हैं कैश बजट। Cash budget represents the cash requirement of the business during the budget period. It is the plan of receipts and payments of the cash for the budget period, analyzed to show the monthly flow of cash drawn up in such a way that the balance can be forecasted at regular intervals. तो कैश बजट क्या है? कैश बजट हमें बता रहा है कि आने वाले समय में हमें कितना कैश रिसीट होने वाला है और कितना कैश का पेमेंट होने वाला है, तो ये हमें कैश फ्लो बताता है। कैश फ्लो बताते हैं। तो कैश बजट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बजटेड बैलेंस शीट। Information from the various operating budgets such as the sales budget, direct material purchase budget, selling and administrative expense budget affects the cash budget। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल बजट्स है ना ये बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा ना, जैसे कि सेल्स बजट से हमें पता चलेगा सेल्स कितना है, सेल्स मतलब कितना सेल्स हुआ, उसमें से कितना कैश में आने वाला है। डायरेक्ट मटेरियल बजट, कितना मटेरियल पे खर्चा होने वाला है, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, उसके हिसाब से हमारा कैश बजट बनेगा। इन एडिशन द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, डिविडेंड पॉलिसीज एंड द प्लान्स फॉर इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द कैश बजट। इसके अलावा हम कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने वाले हैं क्या, या हम डिविडेंड पे करने वाले क्या। कंपनीज डिविडेंड पे करती है, आपने लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो डिविडेंड कैसे जाता है, कैश में जाता है, और तो ये सारी बातें भी कैश बजट को अफेक्ट करती है। तो बच्चा लोग बोलो जोर से मेरे साथ, कैश बजट क्या है? वो अपनी कैश रिक्वायरमेंट बताता है, वो अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स बताता है आने वाले पीरियड के लिए, बजटेड पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मास्टर बजट। तो मास्टर बजट हमने सबसे पहले देखा था, हमने क्या देखा था कि जितने भी फंक्शनल बजट हम बना रहे हैं, हम ये जो भी छोटे छोटे बजट बना रहे हैं, ये सारे फंक्शनल बजट मिल के एक हमारा मास्टर बजट बनेगा। इन सारे फंक्शनल बजट को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक मास्टर बजट बनेगा, ठीक है। हमारा एक मास्टर बजट बनेगा, ये जो छोटे छोटे फंक्शनल बजट्स बना रहे उसको कंबाइन करके। When all the necessary functional budgets have been prepared, the budget officer will prepare the master budget, which may consist of the budgeted profit and loss account, budgeted balance sheet. These are in fact the budget summaries. तो देखो हमने क्या किया, सेल्स का बजट बनाया, प्रोडक्शन बजट बनाया, मटेरियल यूसेज बनाया, फिर उन सब से हम क्या बनाते, एक मास्टर बजट बनाते। मास्टर बजट में क्या क्या रह सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बजट रह सकता है, या बजटेड बैलेंस शीट, मतलब एक प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट, एक प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते। व्हेन द मास्टर बजट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच ऑल द डिपार्टमेंट विल वर्क। अगर मास्टर बजट अप्रूव हो गया, इसका मतलब क्या है, हमें बजट फॉलो करना है। बजट फॉलो करना है मतलब क्या है, वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया, हमें ये स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस बजट प्रिपेयर्ड अर्लियर इन दिस स्टडी, वी प्रिपेयर बिलो बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बजटेड बैलेंस शीट। तो ऐसे हम इनकम स्टेटमेंट, मतलब ये क्या, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ओवरहेड्स वगैरह सब माइनस करने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट आता है। और उसी तरह हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। फॉर्मेट रीड करना है आपको एक बार, नॉर्मल है एकदम। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 6, फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर द मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स टफन ग्लास, बेंड ग्लास, मतलब हम दो चीज़ बना के बेचते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 60% ऑफ सेल्स, ठीक है। डायरेक्ट वर्कर्स 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150 पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, इनडायरेक्ट लेबर का कितना है, 500 पर मंथ, 400 पर मंथ, वर्क्स मैनेजर फोरमैन। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डिप्रिसिएशन, लाइट एंड पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अदर सन्ड्रीज, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये है हमें क्या बनाना है, मास्टर बजट बनाना है।
मतलब क्या बनाना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बना लो बस, मास्टर बजट मतलब। तो कैसा आएगा, यही हमारा जो कॉस्ट शीट बनता है वैसे ही बना लो, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है वैसे बना लो। तो सेल्स लिख लेंगे हमारा पहले, कितना है, टफन ग्लास का 6 लाख, बेंड ग्लास का 2 लाख, जैसे कुल मिला के हमारा टोटल सेल्स आ गया 8 लाख। अब उसमें से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करेंगे, क्या क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला है, 60% ऑफ सेल्स, तो 8 लाख का 60%, 4,80,000। डायरेक्ट वेजेस कितना बोला है, 20 वर्कर्स एट द रेट ऑफ 150, 20 इंटू 150, 20 × 150, ये आ गया एक महीने का, ये आ गया एक महीने का एक्सपेंस। साल में होते हैं 12 महीने, तो इंटू 12, 3,60,000। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा, ये समझ लो हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री में क्या क्या है, ओवरहेड्स में वेजेस है, इनडायरेक्ट लेबर में 500 और 400 पर मंथ, तो 500 इंटू 12, 400 इंटू 12। डिप्रिसिएशन बता रखा है इन्होंने 12,600, 12,600, और लाइट एंड पावर का खर्चा 3,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 26,400। अब उसके बाद में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है हमको। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा, सन्ड्रीज 10%, स्टोर्स एंड स्पेयर 2.5% ऑफ सेल्स, और स्टोर्स सन्ड्रीज, ये रिपेयर मेंटेनेंस को इन्होंने वेरिएबल में लिया, इसको आप फिक्स्ड में भी ले सकते हो। मतलब ये जो रिपेयर मेंटेनेंस 8,000 है, ये 8,000 यहाँ पे भी ले सकते हो। तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा, तो टोटल ये आ गया। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 5,74,000। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 5,74,000। इन सबको ऐड किया तो 5,74,000। अब प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट। अब इसके बाद में क्या लग रहा है, हमारा बेचने का खर्चा 36,000 पर ईयर, माइनस 36,000, तो नेट प्रॉफिट 1,90,000। सिंपल है एकदम, कुछ नया नहीं सीखा हमने। इसको उल्टा अगर हम ऐसा भी लिखते थे, कैलकुलेट प्रॉफिट बोल देते तो भी यही होता था। या हमें बोलते थे कि कॉस्ट शीट बनाओ, तो कॉस्ट शीट का भी आंसर यही आता था। हमने किया क्या, हमने कॉस्ट शीट ही बनाया ना, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया हमने, इसी को इन्होंने नाम दे दिया मास्टर बजट का। सिंपल है एकदम। यस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। बजट्स को 3 पीरियड में क्लासीफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट बजट। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म बजट बनेगा 3 to 10 ईयर्स, मतलब 3 से 10 साल का जो पीरियड होता है उसके लिए लॉन्ग टर्म बजट बनता है। वेयर जेस्टेशन पीरियड इज़ लॉन्ग, जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जैसे कि हम पावर प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसा 3 साल से 5 साल का, 10 साल का बजट बनाएंगे कि हम कितना मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ऐसे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन मतलब हम एक पेड़ लगाते हैं, हमने एक प्लांट लगाया, तो वो प्लांट पहले दिन से हमें फ्रूट देना चालू कर देता है क्या, नहीं। जैसे ऑरेंज लगाया, तो ऑरेंज को कितने साल लगते हैं, 5 साल। तो ये जो 5 साल होता है ये होता है जेस्टेशन पीरियड, 5 साल होता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टर्म बजट 1 से 2 साल का होता है जो, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है ये। जैसे कि शुगर फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, ये लोग बनाते हैं कि हमें ये साल कितना शुगर केन मिलने वाला है, उससे हम उससे कितना क्रशिंग करेंगे और कितनी शुगर मैन्युफैक्चर करेंगे। शॉर्ट टर्म बजट हर कोई बनाता है। ठीक है, करंट बजट ऑफ मंथ्स एंड वीक्स, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जैसे कि हमने पढ़ाई का बनाया कि इस हफ्ते हम कितनी पढ़ाई करेंगे, वीकली, मंथली। ठीक है, which is which is established to use over a short period of time and is related to current conditions, क्या हम पहले ही दिन डिसाइड कर लेते क्या कि हम CA फाइनल के इतने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इतने इतने घंटे रोज पढ़ेंगे। हम पूरे साल भर का बजट स्टडी प्लान एक साथ बना लेते क्या, नहीं। क्यों, साल भर की कंडीशंस अलग रहती,
हाँ, कभी घर में कुछ इवेंट हो जाता है, किसी की शादी आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो साल भर का बजट तो कुछ काम पड़ेगा ही नहीं। हमें वीकली या 15 डेज का स्टडी प्लान बनाना पड़ता है, तो वो होता है करंट बजट। ओके, उसके बाद में ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, अभी तक हमने क्या देखा, हम बजट कैसे निकालते हैं, हम पास्ट डेटा को लेते हैं और उसको प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, और फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर पीरियड का बजट बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, पास्ट डेटा को एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं, पास्ट डेटा को हम एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, जैसे कि अब हमने समझ लो न्यू फैक्ट्री स्टार्ट की, हमने नया फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो हमारे पास कोई पास्ट डेटा है क्या, पास्ट डेटा है क्या, नहीं। फिर हम क्या बजट बनाएंगे ही नहीं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हम टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कुछ करके हम बजट बनाएंगे। ठीक है, हम किसी ना किसी तरीके से बजट बनाएंगे, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। तो ऐसा बजट जिसका कोई बेस नहीं है उसको बोलते हैं अ ज़ीरो बेस्ड बजट, उससे बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजट। A method of budgeting which requires each cost element to be specifically justified, although the activities to which the budget relates are being undertaken for the first time. For the first time, without the approval, the budget allowance is zero. ठीक है, ZBB is an activity-based budgeting system where budgets are prepared for each activity rather than the functional department. Justification in the form of cost benefits for activity is required to be given. The activities are then evaluated and prioritized by the management on the basis of factors like synchronization with the organizational objectives, availability of funds, regulatory requirements. In case of corporate entities, ZBB is best suited for discretionary costs like research and development cost, training programs, advertisement, etc. Stages in zero based budgeting. आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, हमें क्या डिसाइड करना है पहले वो सोचेंगे। ठीक है, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे और उसको फिर हम रैंकिंग देंगे कि हमको अलग अलग, देखो हमको पेन भी मैन्युफैक्चर करना है, पेंसिल भी करना है, रबर भी करना है, हमने नवी फैक्ट्री डाली स्टेशनरी की, तो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, हम रैंकिंग देंगे। हम क्या करेंगे, राशनिंग करेंगे, रैंकिंग देंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। ठीक है, फिर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उस पर पहले रिसोर्स अलोकेट करेंगे, फिर रिसोर्स बच गए तो इस पे, फिर रिसोर्स बच गए तो इस पे। ठीक है, डिसीजन पैकेजेस आर द प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ फॉर विच डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। द प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ आर डिस्क्राइब्ड फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, financial impact in the form of cost benefit analysis and other issues like environmental, regulatory and social, etc. Once decision packages are identified and described, it is evaluated against factors like synchronization with the organizational objectives, availability of funds, regulatory requirements. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अचीव हो रहा है क्या, उतने हमारे पास फंड्स है क्या, रिसोर्सेज है क्या, ये सारी बातें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है क्या। ठीक है, इसे रैंक देते हैं बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ एक्टिविटीज़, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग भी बोलते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग को दूसरा नाम क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। Allocation of resources. After ranking of decisions packages, resources are allocated for decision packages. Budgets are prepared like it is done first time without taking reference to previous budgets. ठीक है, advantages of zero budget provides a systematic approach for the evaluation of different activities. हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना है तो उनकी रैंकिंग डिसाइड हो जाती है। Ensure that the various functions undertaken by the organizations are critical. सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस है, जो क्रिटिकल फंक्शंस है वही फंक्शंस हम करते हैं, जो यूजलेस फंक्शंस है जिनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है उन्हें हम इग्नोर करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ओनली आफ्टर हैविंग अ थॉरो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
The chances of arbitrary cuts and enhancements are thus avoided. The areas of wasteful expenditure can be easily identified. The techniques can also be used for introduction and implementation of management by objective. देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पे ही हमने हमारा ध्यान लगाना है, तो उन्हें ही हमें मैनेजमेंट करना है, उन्हें ही मैनेज करना है. ज़ीरो बजट बेस्ड बजटिंग इज सुपीरियर टू ट्रेडिशनल बजटिंग. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को ही करते हैं हम सिर्फ. Opportunity for management to allocate resources to various activities after a thorough cost benefit analysis. Identification of wasteful expenditure. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. देखो हाँ, ये बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं और हम हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन इन ऑब्जेक्टिव्स पे ही लगाते हैं. तो ये क्या है, इससे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमारा रिसोर्सेज अलोकेट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. तो ये आपको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग और इसके आगे का. अगर ये नहीं जमता है तो इसकी डाउट्स मुझे रेज करना है पढ़ते बरोबर. आज ही आपने इसके डाउट्स मुझे पूछ लेना है. यार रहने तो पढ़ लेते हैं. ट्रेडिशनल बजटिंग इज अकाउंटिंग ओरिएंटेड. मेन स्ट्रेस हैपन्स टू बी ऑन प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर. डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में. ठीक है. ट्रेडिशनल फर्स्ट रेफरेंस इज मेड टू पास्ट लेवल, लेकिन इसमें तो पास्ट है ही नहीं, इसमें फास्ट है ही नहीं, तो हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है, डिसीजंस में, फ्यूचर पे. deliberately inflate their budget requests so that after the cuts they still get what they want. In zero based budgeting, a rational analysis of budget proposal is attempted. The managers who unnecessarily try to inflate the budget request are likely to be caught and exposed. Management accords its approval only to the carefully devised result oriented package, not clear as responsive as zero based budgeting. Zero based budgeting clear है, ये clear नहीं है. ये टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, ये मैनेजर्स ऑफ डिसीजन यूनिट के लिए होता है. ये वो खुद बताते हैं कि हमें कितना मटेरियल लगेगा, हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कितना बेच सकते हैं. ये रूटीन अप्रोच का होता है ट्रेडिशनल बजट. और ज़ीरो बेस्ड बजट कैसा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच. लिमिटेशन क्या है, द वर्क इन्वॉल्व्स इन द क्रिएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द सब्सिक्वेंट रैंकिंग हैज़ टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डेटा. है ना, पास्ट का डेटा है ही नहीं, तो नया डेटा लेके एनालाइज करना बोले तो बहुत कठिन काम है. हमारे पास कोई बेस ही नहीं है ना, हमको पता ही नहीं ना कि हमारी मशीन एक्चुअल में कितना आउटपुट देती है, हमको पता ही नहीं ना हम एक्चुअल में कितना बेच सकते. द एक्टिविटी सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ ZBB आर ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट, सो द कंसिडरेशन स्कीम मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. अब देखते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग. परफॉर्मेंस बजटिंग Performance budgeting provide a meaningful relationship between estimated inputs and expected outputs as an integral part of the budgeting system. A performance budget is one which represents the purpose and objectives for which funds are required. The cost of the program proposed for achieving those objectives and quantitative data measuring the accomplishments and work performed under each program. Thus, performance budgeting is a technique of presenting budgets for cost and revenues in terms of functions. Programs and activities are correlating the physical and financial aspects of the individual items compromising. देखो परफॉर्मेंस बजटिंग मतलब हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या काम करना है और उसके लिए कितना पैसा लग रहा है. परफॉर्मेंस बजट इज़ वन विच प्रेजेंट्स द पर्पजेज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड. हमें फंड्स क्यों लग रहा है वो हम देखते हैं. ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस बजटिंग. ट्रेडिशनल बजटिंग गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द फिनेंशियल एस्पेक्ट
than the physical aspect or performance. At establishing a relationship between input and output. परफॉर्मेंस बजट क्या बोलता है, आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं, कितना इनपुट ले रहे हैं और कितना आउटपुट दे रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इस पे ज़्यादा फोकस है. प्रिपेयर्ड विद द मेन बेसिस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव और आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर. आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब जो ट्रेडिशनल बजट होते हैं, ये सैलरीज, प्रोडक्शन कितना होगा, मटेरियल यूजेज कितना होगा, लेबर कितना लगेंगे, इस पे ज़्यादा ध्यान होता है. लेकिन परफॉर्मेंस बजट का काय पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोग्राम्स टू डिस्चार्ज. परफॉर्मेंस बजट का काय पे होता है, हम क्या काम करने वाले हैं, क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, इस पे ज़्यादा फोकस होता है. परफॉर्मेंस बजटिंग में स्टेप्स क्या, ये इस पर कोई क्वेश्चन है ही नहीं और इस पर कोई क्वेश्चन आते भी नहीं है. ठीक है, ये पूरा थ्योरी दिया हुआ है बस. Establishing a meaningful functional program and activity classification of government operations. Bring the system of accounting and financial management in accord with this classification. Evolving suitable norms, yardstick, work units of performance and unit cost wherever possible under each program and activity. ठीक है. For an enterprise that wants to adopt PB, it is thus imperative that ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर स्पेल्ड आउट इन कॉन्क्रीट टर्म्स. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए. आर देन ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक फंक्शंस, प्रोग्राम, एक्टिविटीज, टास्क फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद इन द रियलिटीज ऑफ फिजिकल कंस्ट्रेंट्स. रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, यार्डस्टिक, स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स शुड बी इवॉल्व्ड. A style of management based upon decentralized responsibility structure should be adopted. An accounting and reporting system should be developed to facilitate monitoring, analysis and review of actual performance. Performance rating at various levels. Report. A major part of the management accountant's job consists of preparing reports to provide information for purpose of controlling and planning. ठीक है, आपको ये थ्योरी पढ़ना है एक बार, सिंपल है एकदम. थ्योरी पूरी एक बार अच्छे से पढ़ना है. सिग्निफिकेंस आर द फैक्ट्स इन द रिपोर्ट्स, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएटनेस, ये सब जनरलाइज पॉइंट है. देखो, द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन ड्राइंग अप रिपोर्ट्स एंड डिटरमाइनिंग द स्कोप आर द फैक्ट्स इन द रिपोर्ट्स रिलायबल, जो फैक्ट्स दिए वो सही है क्या, एक्शन और डेमोन्स्ट्रेट, इट इज़ मटीरियल इनफ, टाइमलीनेस, हाउ लेट कैन द इंफॉर्मेशन बी एंड स्टिल बी ऑफ यूज़, हमें इंफॉर्मेशन कब तक मिलनी चाहिए, कितने कितने दिन में मिलनी चाहिए, कैसे कैसे मिलनी चाहिए, कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, कितने डेसिमल्स तक की एक्यूरेसी होना चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल दिया, एप्रोप्रिएटनेस सही है क्या, हमें रिलेवेंट है क्या. एप्रोप्रिएटनेस मतलब रिलेवेंट है क्या. अब कोई हमारे पास जॉब इंटरव्यू के लिए आया तो हम उसे क्या पूछेंगे, उसका क्वालिफिकेशन पूछेंगे, उसका एज पूछेंगे, उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे. हम उसको ये पूछेंगे क्या, कितने बच्चे हैं, घर में कौन कौन है, कौन सी मूवी अच्छी लगती, ऐसे सवाल करेंगे क्या. नहीं, एप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए. विल एनीथिंग बी लॉस्ट बाय ओमिटिंग द आइटम, विल एनी ऑफ द आइटम गेन फ्रॉम द ओमिशन. तो ये सब जनरल बात है. प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट करना है, ग्राफिकल करना है, कैसे करना है, तो ये रीड करना है आपको, सिंपल है एकदम. इसके बाद है बजट रेशियोज़. इस पर एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है. बजट रेशियोज़ कौन से हैं, कैपेसिटी यूसेज रेशो. दिस रेशो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ बजट पीरियड. स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशो. दिस रेशो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच फैसिलिटीज़ वर एक्चुअली यूटिलाइज ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड. स्टैंडर्ड कैपेसिटी मतलब एक्चुअली कितना यूज़ किया हमने. Level of activity ratio. This may be defined as the number of standard hours equivalent to work produced expressed as a percentage of the budgeted standard. Efficiency ratio, calendar ratio. सब सिंपल है. ये फॉर्मूले देखते हैं. फॉर्मूले आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. इफ़िशियंसी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर अपॉन एक्चुअल आर. एक्टिविटी रेशियो का है स्टैंडर्ड आर अपॉन बजटेड आवर्स. कैलेंडर रेशियो का अवेलेबल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज. ये इफ़िशियंसी रेशियो इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी रेशियो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, तो बजटेड आवर्स कितने थे और मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन द बजटेड पीरियड. ठीक है.
मतलब हम 1 लाख यूनिट्स मशीन चला सकते थे, लेकिन हमने बजट कितने यूनिट्स कितने आवर्स का बनाया, 90,000 आवर्स का। तो हमने स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितना डिसाइड किया है, हम 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। मशीन की कैपेसिटी थी 1 लाख यूनिट, लेकिन हमने बजट में कितनी ली है, 90,000। तो हम 90% कैपेसिटी पे काम करना चाहते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज, अब बजट मशीन की कैपेसिटी कितनी थी, मशीन की कैपेसिटी थी 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख आवर्स, लेकिन हमने एक्चुअल में काम कितना किया, हमने सिर्फ 80,000 काम किया। तो मतलब कितना, हम 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। बजटेड कैपेसिटी थी 90,000, एक्चुअल कैपेसिटी है 1 लाख, हम काम कर रहे हैं 80,000 पे। एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, तो एक्चुअल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, मतलब हमने बजट कितना किया था, 90,000 से चलाएंगे, लेकिन हमने चलाया कितना, 80,000। तो एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, ये बजटेड कैपेसिटी है, तो 80,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 100। ठीक है। इलस्ट्रेशन 7, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, ये इस पे क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूले इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीके कंपनी, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर दे दिया 8 आवर्स पर डे और 5 डेज अ वीक, मतलब 40 घंटा एक दिन में। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 है, एक्चुअल वर्किंग कैपेसिटी 40 है। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक, 6,400 घंटे, 6,400 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक्स 8,000, एक्चुअल hours worked in 4 week period 6,000, standard hours earned in 4 week period 7,000. The related period is of 4 weeks. In this period there was one special day holiday due to national event. Calculate the following, सारे रेशोज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से फिगर्स लो, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ बस। देखो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितने घंटे काम कर सकते हैं हम, 8 आवर्स इंटू 5 डेज इंटू 4 हफ्ते है, तो कितना हो जा रहा है, 8,000 आवर्स हम काम कर सकते हैं। ये है हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी। हमारे फॉर्मूलेज में देखो हमको क्या क्या लगता है, मैक्सिमम कैपेसिटी लगती, बजटेड आवर्स लगते, एक्चुअल आवर्स लगते। तो जो जो चीज़ें लग रही है हमको वो चीज़ें कैलकुलेट करते जाओ। अब देखो बजटेड आवर्स कैलकुलेट करेंगे हम, बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स कितने हैं, 40 एम्प्लॉयज़ है हमारे पास, और 8 घंटे इंटू 5 दिन इंटू 4 हफ्ते, तो 6,400 घंटे हम काम करने वाले हैं। कितना, 6,400 घंटे। फिफ्टी एम्प्लॉयज़, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 50 एम्प्लॉयज़ की है ना, तो 50 एम्प्लॉयज़ से मल्टीप्लाई करना है तो 8,000 आएगा, 6,400। और एक्चुअल आवर्स कितने काम किया हमने, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स हमने काम किया है सिर्फ 6,000 घंटे, ये गिवन है, ये गिवन है। और क्या क्या चाहिए हमको, फॉर्मूले में जो जो चाहिए था हमने ले लिया है ना। स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स ले लिया हमने। अब स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 7,000 आवर्स, ये भी दिया हुआ है।
और बजटेड नंबर ऑफ डेज कितने हैं अपने, बजटेड नंबर ऑफ डेज किसके लिए, देखो वर्किंग डेज कितने अवेलेबल है और बजटेड कितना है, बजटेड कितना है अपना, बजटेड नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20 डेज है अपने पास। कैसे कैसे 20 डेज है, 4 हफ्ते है और एक हफ्ते में 5 दिन है इसलिए 20 डेज, 4 हफ्ते है और एक हफ्ते में 20 दिन है इसलिए 20 डेज। लिख लेना है 4 वीक्स इंटू 5 डेज, ठीक है। और एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज एक दिन का, मैं एक दिन का सरकारी छुट्टी आ गई तो मतलब कितना हो गया, 19 डेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेटा रेडी, ये हो गया बेसिक डेटा रेडी। अब इसके आगे क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं बचता। अब एक एक फॉर्मूला बुक में से उठाते जाओ और लिखते जाओ। इफ़िशियंसी रेशो, इफ़िशियंसी रेशो इफ़िशियंसी रेशो क्या फॉर्मूला बोल रहे हो, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इंटू 100। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ गए अपने, 7000, तो इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने अपने 6000। तो क्या इफ़िशियंसी पे काम कर रहे हैं अपन, 116, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो कितना है स्टैंडर्ड आवर, कितना है अपना 7000, बजटेड आवर्स कितना है 6400। क्या आ गया आंसर हमारा 109.375%। नेक्स्ट कैलेंडर रेशो, कैलेंडर रेशो का फॉर्मूला क्या है, अवेलेबल वर्किंग डेज, अवेलेबल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज, अपॉन बजटेड वर्किंग डेज। तो अवेलेबल कितने हैं 19 है, बजटेड था 20 इंटू 100, तो कितना 95% कैलेंडर है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूलेज, फॉर्मूले की लिस्ट में इनको ऐड कर लो और डेली रीड करो, फॉर्मूले की लिस्ट में इनको ऐड कर लेना है और डेली डेली आपको रीड करना है। बजटेड आवर्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, बजटेड आवर्स मतलब डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। बजटेड आवर्स कितने हैं अपने 6400 और मैक्सिमम पॉसिबल कितना आ रहा था अपना 8000 आ रहा था, सबसे पहले अपन ने निकाला 8000, बजटेड निकाला 6400, तो कितना आ रहा है 80%, इक्वल्स टू 80%। नेक्स्ट है एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज, एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज, तो क्या आएगा एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स कितने थे अपने 6000, 6000 डिवाइड बाय 8000,
6000 डिवाइड बाय 8000 इंटू 100 कितना आ रहा है 75%। उसके बाद एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। देखो हमने क्या देखा, हमारा मैक्सिमम पॉसिबल कितना है 8000, हम 8000 घंटे हम काम कर सकते। लेकिन हमने क्या बजट बनाया, हमने हमारे बजट में डिसाइड किया कि हमको सिर्फ 6400 घंटे काम करना है। तो मतलब हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से 80% काम करने वाले हैं। तो 80% को हमने स्टैंडर्ड कैपेसिटी बना लिया अपनी। अब अपनी एक्टिवा चल सकती है 150 की स्पीड से, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है 150 की स्पीड से एक्टिवा चल सकती है। लेकिन अपन ने क्या डिसाइड किया, अपन 80 की स्पीड में जाएंगे तो नागपुर पहुंच जाएंगे जल्दी 3 घंटे में। ठीक है, अपन ने क्या डिसाइड किया 80 की स्पीड, मतलब 80% अपन ने मान लो डिसाइड कर लिया। अब एक्चुअल में अपन क्या स्पीड से गए वो ये है, एक्चुअल में अपन क्या स्पीड से गए। ठीक है, अपन जा कितनी स्पीड से सकते थे 8000 की, लेकिन अपन ने गए कौन सी स्पीड से एक्चुअल में ये। ठीक है, अपन जा सकते थे 8000 की स्पीड से, लेकिन अपना टारगेट क्या था, बजट क्या बनाया था अपन ने ये। अब ये क्या एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, अपन ने बजट कितना बनाया था 6400 का बजट बनाया था, है ना। अपन ने सोचा था कि 6400 घंटे काम करेंगे, लेकिन अपन ने एक्चुअल में किया कितना, अपन ने एक्चुअल में किया सिर्फ 6000। तो ये जो रेशियो है एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, ठीक है, कितना है 93.75%। तो ये आप बार बार सॉल्व करना है, इसके फॉर्मूलेज लिख के आप इसको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला शीट बना लो। ऐसा एक दिन में रट्टा नहीं होता है ये, इसका फॉर्मूला शीट बना लेना पड़ता है। फॉर्मूला शीट आप 21 दिन तक के रोज़ रीड करने का, 21 दिन तक की अगर आपने रोज़ फॉर्मूला शीट रीड किया तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसके साथ साथ हमारा बजट का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है।